हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसमें पता चलता है कि कैश का क्या फ्लो हो रहा, आने वाले साल में यानी इस वाले साल में हमारे पास कितना कैश आया, कितना कैश गया। कैश फ्लो से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं इसको हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। द वन इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी जो हमारा ऑपरेशन साइकिल है, हम गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं, उस ऑपरेशन साइकिल के अंदर, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ पैसा चला गया। तो इसके अंदर अगर हम इनफ्लो की बात करें तो हमारा पैसा कहाँ से आएगा। हमें डेटर पैसा देते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। हम कैश में गुड्स बेचते हैं, कोई ट्रेड कमीशन या ट्रेड रॉयल्टी मिलती है हमको, और टैक्स का कभी रिफंड आ जाता है। और इसमें आउटफ्लो कब होगा, जब हम क्रेडिटर्स को कैश पे करते हैं या कैश में गुड्स परचेज करते हैं या कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जैसे ऑफिस के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे। फॉर एग्जांपल सैलरी पे करना, रेंट पे करना, प्रिंटिंग या स्टेशनरी का खर्चा, इंश्योरेंस चार्जेस हो गया, ऑडिट फी, अकाउंटिंग चार्जेस, एटसेट्रा से बहुत सारे खर्चे। दे ऑल आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनकम टैक्स पे करना, ये सब इसके अंदर आता है। तो ये थी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी की बात करते हैं हम, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, एसेट परचेज करने में, फिक्स एसेट परचेज करने में। तो उस एसेट से संबंधित जो भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो इसके अंदर आएगा। तो बेसिकली इसके अंदर हम नॉन करंट एसेट को ही कंसीडर करते हैं। तो बैलेंस शीट में जो नॉन करंट एसेट्स है उनमें जो आइटम्स आते हैं उनको कंसीडर करते हैं। तो इसमें देखिए इनफ्लो कब होगा, जब हम अपनी कोई एसेट सेल करेंगे, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की, हमें रेंट रिसीव हो रहा है, हमने जो कोई बिल्डिंग खरीद रखी है, लैंड परचेज किया हुआ है, उस पर हमको रेंट मिल रहा है। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट रिसीव, हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रखा है, उस पर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। डिविडेंड मिल रहा है, शेयर मार्केट में हमने पैसे इन्वेस्ट किया, उस पर हमको डिविडेंड मिल रहा है। एंड आउटफ्लो कब होगा, जब हम परचेज नॉन करंट एसेट परचेज करेंगे। अब वो नॉन करंट एसेट चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल मशीन परचेज कर रहे हैं हम, लैंड परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, गुडविल परचेज कर रहे हैं। इनटेंजिबल मतलब गुडविल परचेज कर रहे हैं, पेटेंट परचेज कर रहे हैं, कॉपीराइट परचेज कर रहे हैं। परचेज और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदी तो पैसा जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, कई बार क्या होता है कंपनी अपने से छोटी कंपनियों को कुछ लॉन्ग टर्म लोन एडवांस में पैसा देती है, लोन देती है एडवांस में, तो ये भी इसके अंदर ही आएगा बेटा। देगी तो आउटफ्लो, और वो पैसा वापसी आएगा तो इनफ्लो। फिर तीसरी एक्टिविटी है फाइनेंस, यानी बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा। और कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है, शेयर होल्डर से, डिबेंचर से, लोन से। तो इस एक्टिविटी में बेसिकली बातें होती है शेयर होल्डर फंड्स की, शेयर्स की, डिबेंचर्स की, लोन की, फाइनेंस की। तो इसमें इनफ्लो कब होगा, जब कंपनी शेयर इशू करती है। शेयर चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो। कंपनी डिबेंचर इशू करती है, पैसा आएगा। कंपनी लोन लेती है बैंक से, लोन रेज्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट लेती है, सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी को मिलता है, और पब्लिक से पैसा मिलता है, पब्लिक डिपॉजिट रिसीव। तो इस केस में इसमें पैसा आएगा। अब इसमें आउटफ्लो कब होगा, जब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेगी, डिबेंचर रिडीम करेगी, लोन वापसी करेगी, बैंक ओवरड्राफ्ट वापसी कर रही है। बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो गया मतलब पेड कर रही है, कंपनी डिविडेंड पेड कर रही है। डिविडेंड दो तरह का होता है बेटा, एक प्रोपोज्ड, एक इंटीरियम। इंटीरियम डिविडेंड वो होता है जो करंट ईयर के प्रॉफिट में से साल के मिड में पे किया जाता है। और प्रोपोज्ड क्या होता है कि जो लास्ट ईयर हमने एज ए कंटीजेंट लायबिलिटी प्रपोज किया था, कितना डिविडेंड हम आने वाले ईयर में, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर में शेयर होल्डर्स को पे करेंगे। तो लास्ट ईयर का जो प्रपोज्ड है वो इस साल हम पेड करते हैं, तो प्रपोज डिविडेंड। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर लोग इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं, और शेयर इशू एक्सपेंसेस पे करते हैं। तो फाइनेंस एक्टिविटी में हमने देखा लोन, डिबेंचर, शेयर्स, उनकी रिटर्न, इन्हीं की बातें हो रही है।
अब बैलेंस शीट में कुछ आइटम होते हैं जिसको बोलते हैं हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस, क्योंकि इनके अंदर ना, जैसे इसमें कौन कौन से आइटम होते हैं, पहली बात देख लीजिए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट। अब इनके बीच जो इंटर ट्रांजेक्शन होती है इसमें नो फ्लो ऑफ कैश, जैसे हम पैसा बैंक में जमा कराते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं, नो फ्लो ऑफ कैश, क्योंकि दे आर द इक्वल टू कैश। अगर आप एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में रखोगे, पैसा तो आपके पास रहेगा ना। सेम करंट इन्वेस्टमेंट है, हम करंट इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इस केस में नो फ्लो ऑफ कैश, कैश का फ्लो नहीं होगा। क्लियर? तो आपने क्या देखा, कैश फ्लो में क्या आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश का फ्लो, और कैश 3 जगह से आता है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, और तीसरा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर? अब हम पूरा एक बार कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट देखते हैं, जो फॉर्मेट हमारे एग्जाम में यूज़ होगा क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं। ये पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ये हमारे कोर्स में लगा हुआ है इनडायरेक्ट मेथड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थी के हिसाब से हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी होती है, इसको होते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें हम लेंगे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कहाँ से लेंगे, बैलेंस शीट में जो सरप्लस होगा उसका डिफरेंस लेंगे। मान लीजिए कि लास्ट ईयर 50,000 का प्रॉफिट था, अब हो गया 70,000 का, तो हमने इस साल कितना कमाया, यहाँ 20,000 आ जाएगा। मान लीजिए कि लास्ट ईयर 70,000 का प्रॉफिट था, अब 50 का हो गया, तो 20,000 का लॉस हो गया, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस इन सरप्लस, ये होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको इनर कॉलम में लिखना है आपने। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, हमने इस साल जो टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया करंट ईयर का, दैट इज मेट करना, बनाना होता है प्रॉफिट में से निकाल के रखना, मीट, वो लेंगे। ये इसमें लेंगे आपको बैलेंस शीट में आपको प्रोविजन टैक्स करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का दोनों देगा, तो आपको लेना कौन सा, इसमें करंट ईयर का, कि करंट ईयर का प्रोविजन बनाते हैं और नेक्स्ट उसको फिर हम पेड करते हैं। उसके अलावा प्रोपोज डिविडेंड, ये लेंगे प्रीवियस ईयर का। प्रोपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर के डिविडेंड को ही हम इस साल शेयर होल्डर्स की मीटिंग में अप्रूव होने के बाद पे किया जाता है करंट ईयर के प्रॉफिट में से, दैट इज अ मेट। इंटीरियम डिविडेंड साल के बीच में पेड किया जाता है, यानी मेट करना, प्रॉफिट में से निकालना। इसके अलावा कभी कभी हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व या कोई और रिजर्व हो सकता है, तो इसमें जो डिफरेंस होगा जितना हमने ट्रांसफर किया वो लेंगे। जैसे मान लीजिए कि जनरल रिजर्व 1 साल पहले प्रीवियस ईयर में 1 लाख का था, अब हो गया 1,50,000, तो कितना ट्रांसफर किया हमने, 50,000, तो यहाँ पर आएगा 50,000, याद रहे 50,000। हाँ, कम हो जाता तो माइनस में आ जाता। इसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जैसे लॉस बाय फायर, ठीक है जी, लॉस बाय फायर, या किसी को हमें कंपनसेशन पे करना पड़ गया, कोई वर्कर का नुकसान हो गया, उससे कितना पड़ गया कंपनसेशन, तो द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। तो इसको जो हमने माइनस किया उसको हम प्लस करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसिव पहले माइनस हो चुके होंगे, प्रॉफिट जब दे रखा होगा आफ्टर टैक्स में, तो इसको हम प्लस करेंगे। और माइनस करेंगे इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, जैसे इंश्योरेंस क्लेम मिलना, कोई कंपनसेशन रिसीव होना, तो उसको इसमें से माइनस करेंगे। और कोई टैक्स का रिफंड है तो वो भी इसमें से माइनस करेंगे। तो वो करने के बाद जो आएगा इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होगी। आप चाहो तो इस पूरे हिस्से को वर्किंग नोट में भी करके दिखा के डायरेक्ट स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो, आपकी इच्छा है। कई बुक्स में ऐसे दिखाते हैं, कई क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है, कई क्वेश्चन में इसको वर्किंग नोट में करके सीधा यहाँ पे पुट किया हुआ है, तो आपकी इच्छा आप जैसे भी कर सकते हो। तो बेसिक स्टार्ट होगा हमारे यहाँ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब इसके अंदर हम आइटम ऐड करेंगे कौन कौन से, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश फ्लो एक्सपेंसेस। याद रहे इसमें हमें इसके अंदर यानी इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमको वो आइटम याद करने जो नॉन ऑपरेटिंग और जो नॉन कैश फ्लो, जिसमें कैश का फ्लो नहीं होता। क्लियर? इससे पहला आएगा डेप्रिसिएशन और नॉन करंट एसेट्स, यानी जिसको हम प्रोविजन डेप्रिसिएशन में लिख सकते हैं, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन में लिख सकते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट वो लेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, गुडविल राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ मतलब गुडविल जितना हमने खत्म कर दिया, तो इस केस में कैश का फ्लो नहीं होता है, डेप्रिसिएशन में कैश का फ्लो नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस है, तो यहाँ प्लस करेंगे और उस एक्टिविटी से जिससे लिंक करते हैं उसमें इसको माइनस करेंगे। तो बात समझ आई? कुछ खर्चे तो होंगे उसको बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे ही आपका नॉन ऑपरेटिंग कौन सा हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन,
और नॉन कैश फ्लो कौन सा हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया, गुडविल राइट ऑफ हो गया। क्लियर, ऐसी पेटेंट स्टेटमेंट राइट ऑफ ये आएगा, तो इसमें ये आइटम आ गए। और देखते हैं, फिर इसमें ऐड करेंगे हम प्रीमियम एक्सपेंसेस राइट ऑफ, डिस्काउंट टू इशू डिबेंचर राइट ऑफ, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर राइट ऑफ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स, ठीक, दोनों लेंगे इसके अंदर। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो हमने इस साल मेट किया, तो ये सब नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंस से ऐड करेंगे, टोटल करके बाहर लिख देंगे। फिर इसमें से माइनस करेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको इसमें निकालना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो प्रॉफिट हमारे मेन बिजनेस से और कैश के रूप में है। तो ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसमें एडिड है वो इसमें से निकाल देंगे। कौन कौन सी इनकम है, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्स, रेंट रिसीव्स, ये सब क्या है मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इसको इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद ये जो आएगा इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो हमारे मेन बिजनेस है और कैश के रूप में आया, निकल आया। अब वर्किंग कैपिटल के आइटम कौन से होते हैं, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के आइटम में जब चेंजिंग होती है तो उससे भी पैसा आता है जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, स्टॉक हमारा बढ़ गया, और स्टॉक का बढ़ेगा, जब आप स्टॉक परचेज करोगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, यानी इंक्रीजिंग करंट एसेट, कैश का आउटफ्लो होगा। डेटर मेरे कम हो गए, डेटर कम कब होते हैं, डिक्रीज कब होते हैं, जब वो मेरा पैसा देते हैं। तो डेटर मेरे यहाँ पे कम हो गए, यानी डिक्रीजिंग करंट एसेट, इसके इसमें पैसा आएगा तो प्लस होगा। तो इसमें ऐड क्या होगा, एक डिक्रीजिंग करंट एसेट और इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, और माइनस क्या होगा, इंक्रीजिंग करंट एसेट और डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी। टोटल करके बाहर लिखोगे, टोटल करके बाहर लिखोगे, ये प्लस और ये माइनस। ये करने के बाद हाँ याद रहे, इसमें कुछ करंट एसेट को, यानी बैलेंस शीट के अंदर जो कुछ करंट एसेट्स होती हैं, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस, इसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म बोरिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, और कभी कभी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स भी होगा। तो इन आइटम्स को आपने कंसीडर नहीं करना है, यानी आपको बैलेंस शीट में करंट एसेट, करंट लायबिलिटी देगा। तो करंट एसेट में चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहले नंबर पे होगा करंट इन्वेस्टमेंट, फिर होगा इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, अदर करंट एसेट्स, ठीक। किसको नहीं लेना, करंट इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेना, और शॉर्ट टर्म लोन एडवांस को भी इसमें नहीं लेना। ऐसी करंट लायबिलिटी की तरफ जाए बैलेंस शीट में, तो करंट लायबिलिटी में चार हेडिंग्स होंगी, सब हेडिंग्स होंगी। पहला होगा इसके अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दूसरा होगा इसके अंदर ट्रेड पेएबल, तीसरा अदर करंट लायबिलिटी, चौथा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, सिर्फ ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में जाता है, प्रोविजन टैक्स ही होता है, और आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, उनको नहीं लेना है इसके अंदर। क्लियर। तो यहाँ पर ऐड करेंगे डिक्रीजिंग करंट एसेट, इंक्रीजिंग करंट एसेट, लेस क्या इंक्रीजिंग करंट एसेट, डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, इनको छोड़कर तीन निकल कर आएगा। इसको बोलेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। अब इसमें से माइनस करेंगे टैक्स पेड, और टैक्स पेड कौन से लेंगे, प्रीवियस ईयर का। मैंने बताया था करंट ईयर का क्या होता है, मेट, जो ऊपर ऐड होगा, और प्रीवियस ईयर क्या होता है, पेड, जो यहाँ पर आपको माइनस करना है। क्लियर। अब आगे चलते हैं, इसमें ऐड करेंगे हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, जो इनकम हमने स्टार्टिंग में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में माइनस की थी वो इसमें ऐड कर देंगे, और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हमने वहाँ पर प्लस किए थे उसको हम माइनस करेंगे। तो ये करने के बाद जो आएगा इसको बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब लेंगे सेकंड में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके अंदर आपको कंसीडर करनी है केवल नॉन करंट एसेट्स को। याद रहे, इसमें आपको नॉन करंट एसेट के जो आइटम होंगे इन्हीं को देखना है। नॉन करंट एसेट में क्या होती है आपकी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन एडवांस एंड अदर नॉन करंट एसेट। चलिए, तो इसमें क्या होगा, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट पैसा आएगा, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में पैसा आएगा, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव प्लस में, डिविडेंड रिसीव प्लस में, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट माइनस में,
परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस में, याद रहे यहाँ पे हमेशा आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही देखनी है, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं देखनी है। लॉन्ग टर्म लोन एडवांस पेड करेंगे तो पैसा जाएगा, यानी अगर कंपनी अपने छोटी कंपनी को कुछ लोन दे रही है तो इस केस में कैश कंपनी के पैसा जाएगा और उनसे वापसी रिटर्न आ रहा है तो पैसा आएगा। ऐसे शॉर्ट टर्म लोन एडवांस भी यहीं पर कंपनी अपने छोटी कंपनी को शॉर्ट टर्म लोन एडवांस दे रही है तो पैसा जाएगा और यही पैसा वापसी आ रहा है तो पैसा आएगा। तो इसमें इस केस में इनफ्लो जहाँ जहाँ ब्रैकेट है वहाँ पे आउटफ्लो करके नेट अमाउंट आ जाएगा। इसको बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर ये प्लस में आएगा तो नेट कैश फ्लो, माइनस में आएगा तो बोलेंगे नेट आउटफ्लो, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या नेट कैश यूज्ड फॉर आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरी एक्टिविटी आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने को स्टार्टिंग में बताया था कि फाइनेंशियल एक्टिविटी में किसको देखना है आपने, शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटी, और इनसे रिलेटेड जो रिटर्न्स होती है उनको देखना है जो कंपनी पे करती है। तो इसके अंदर सिर्फ आपको शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटी के आइटम्स को देखना है। तो इसमें कंपनी शेयर इशू करेगी, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो तो पैसा आएगा। कंपनी डिबेंचर इशू करेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा। कंपनी लोन लेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा। कंपनी को सिक्योरिटी पेमेंट रिसीव होगा तो कंपनी के पास पैसा आएगा। फिर सेम ऐसे बैंक ऑर्डर रिसीव हो रहा है, रिसीव का मतलब बढ़ेगा, बैंक ऑर्डर बढ़ गया तो मतलब पैसा आ रहा है कंपनी का, कंपनी लोन लिया एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन है। अब जाएगा कब, जब कंपनी प्रेफरेंस रिडीम करेगी, डिबेंचर रिडीम करेगी। रिडीम मतलब उनका पैसा उनको वापसी करना, लोन रिपेड करना, प्रोपोज डिविडेंड पेड करना, ये प्रीवियस ईयर का इंटीरियम डिविडेंड पेड करना, ये आपका एडजस्टमेंट में होगा, यही ऊपर ऐड होता है यही माइनस होगा। ऐसे प्रोपोज डिविडेंड यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड होगा और यही यहाँ पर माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड करना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड करना, बैंक ऑर्डर पे करना और शेयर इशू एक्सपेंस पेड करना। तो इस केस में कंपनी के पास पैसा जाएगा। तो ये सब कुछ एडलेस करने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये हम आगे थर्ड स्टेप में। अब तीनों को जोड़ना है। अगर तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अगर ये प्लस में आएगा तो नेट इंक्रीज बोलेंगे, माइनस में आएगा तो डिक्रीज बोलेंगे इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्टिविटी। तो इसमें ऐड किया नेट इंक्रीज, प्लस तीनों को जोड़ के प्लस में आएगा तो इंक्रीज, माइनस में आएगा तो डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्टिविटीज़। ये आ गया। अब आंसर चेक करते हैं भाई सही है गलत है। तो इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस। तो इसमें ओपनिंग कैश का बैलेंस लेंगे, ओपनिंग बैंक का बैलेंस लेंगे और ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट लेंगे। इन तीनों को इसमें जोड़ देंगे। इसमें जोड़ने के बाद ये जो नेट इंक्रीज डिक्रीज निकला है, ये जोड़ने के बाद जो आएगा, ये जो आंसर आएगा ये आपका इक्वल होना चाहिए किसके, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस के। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, क्लोजिंग कैश का बैलेंस, क्लोजिंग बैंक का बैलेंस और क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट। तो आपका आंसर ओके हो जाएगा। क्लियर। तो ये था मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम कुछ एडजस्टमेंट देखेंगे क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो उसमें एडजस्टमेंट भी होती हैं। बेसिकली एडजस्टमेंट आपकी प्रोविजन टैक्स, प्रपोज डिविडेंड और फिक्स एसेट के बारे में होती है। तो उसको कैसे ट्रीट करना है उसको सीखेंगे। तो आज हम बात करने पे ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब इसमें पहला है कि अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, प्रोविजन टैक्स दे रखा है वर्किंग नीचे फुट नोट में, नोट्स ऑफ अकाउंट्स में, ये कई बार ऊपर भी हो सकता है। तो ये लास्ट ईयर का 30,000, करंट ईयर का 50,000। तो जो लास्ट ईयर का है इसको मानते हैं मेट, कि हमने इस साल मेट करा है। तो ये कहाँ पर ऐड होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। और जो प्रीवियस ईयर का है वो हम पेड ट्रीट करते हैं कि हमने इतना इस साल टैक्स पेड कर दिया। क्लियर। तो ये तो नीचे माइनस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। अब कई बार आपको एडजस्टमेंट दे देता है, जैसे प्रोविजनल टैक्स दे रखा है फुट नोट में, लास्ट ईयर का 30,000, करंट ईयर का 50,000 यानी ओपनिंग 30,000, क्लोजिंग 50,000। नीचे लिखा है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 29,000। अब इसके अंदर हमको निकालना मेट, तो इसके लिए हमको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाना है। प्रोविजन टैक्सेशन लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी की तरह। और लायबिलिटी का अप्रोच, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट और घटती है तो डेबिट। और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस।
तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा ओपनिंग बैलेंस, ये वाला प्रीवियस ईयर वाला, और यहाँ पर आएगा क्लोजिंग बैलेंस। जब मैं टैक्स पेड करूँगा तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर आएगा टू कैश अकाउंट पेड के नाम से। इसको जोड़ के यहाँ लिखूँगा, ये घटा के ये आ जाएगा मेट 49,000। क्लियर? तो ये मेट हम ऊपर ऐड करेंगे किसमें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, और ये पेड माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे नीचे। जब लिखा होता है ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फिर लेस टैक्स पेड, ये वहाँ पर यूज़ होगा। हाँ, कई बार आपको पेड की जगह मेड दे देता है, तो फिर मेड यहाँ भर देंगे, तो क्या निकल आएगा आपका, ये पेड निकल आएगा। तो पेड या मेड में से एक चीज़ मिसिंग होगी। अगर आपको मेड देगा तो ये पेड निकल कर आएगा, और पेड देगा तो ये आपका मेड निकल कर आएगा। तो इसमें से एक चीज़ मिसिंग होगी। क्लियर? तो पहला इस एडजस्टमेंट नहीं दे रखी तो लास्ट ईयर का पेड, करंट ईयर का मेड। एडजस्टमेंट दे रखी है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट का पर्पस है, अगर आपको पेड दिया हुआ है तो इस साल का मेड कि हमने कितना इस साल प्रोविजन बनाया वो निकल कर आएगा, और मेड दिया हुआ है, मेड मतलब प्रोवाइडेड, तो हमने इस साल कितना पेड किया वो निकल के आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि ऊपर प्रोविजन टैक्स नाम से लायबिलिटी होगी नहीं, सिर्फ एडजस्टमेंट में क्या देगा कि टैक्स पेड या प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000। तो उस केस में जो सिंगल अमाउंट है यही पेड यही मेड, यानी यही हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड हो जाएगा, और ये पेड है यही हमारा नीचे माइनस हो जाएगा। तो इसी अमाउंट को हम पेड में मान के चलेंगे, चाहे ऊपर पेड लिखा हो चाहे प्रोवाइड पर मतलब मेड लिखा हो। क्लियर? ये था प्रोविजन टैक्स एडजस्टमेंट। अब प्रोपोज डिविडेंड और इंटीरियम डिविडेंड, इसे कैसे ट्रीट करना है। पहले हम बात करते हैं प्रोपोज डिविडेंड। प्रोपोज डिविडेंड ऐसे प्रीवियस ईयर का भी देगा, करंट ईयर का भी देगा। करंट ईयर का जो डिविडेंड है उसको आपने पूरी तरह से इग्नोर करना है, इसका मुझे कुछ भी नहीं करना। हाँ, जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है वो हम इस साल के प्रॉफिट में से पेड करते हैं, तो पहले मेट करेंगे फिर पेड करेंगे। तो हम इसी को ही मेट, इसी को ही पेड, यानी यही वाला मेट यही वाला पेड। मेड है तो ये ऊपर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड हो जाएगा, और पेड है तो ये जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जहाँ आप माइनस करोगे, आउटफ्लो इन कैश। क्लियर? तो यही वाला मेड यही वाला पेड। ठीक, फिर हम बात करते हैं इंटीरियम डिविडेंड। इंटीरियम डिविडेंड ये आपको एक ही देखा होगा एडजस्टमेंट में, लिखा इंटीरियम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 18,000। तो फिर इस केस में इसी को ही पेड इसी को ही मेड, यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड होगा, और यही फाइनेंशियल एक्टिविटी में से माइनस में जाएगा आउटफ्लो इन कैश में। ठीक? हाँ, प्रपोज डिविडेंड के लिए कई बार एडजस्टमेंट ऐसी भी आती है कि प्रपोज डिविडेंड शेयर होल्डर्स की मीटिंग में अप्रूव नहीं हुआ। अगर अप्रूव नहीं हुआ तो फुल्ली इग्नोर, फिर हमें प्रपोज डिविडेंड का कुछ भी नहीं करना, फिर तो मुझे प्रीवियस ईयर का भी और करंट ईयर का ही दोनों को इग्नोर कर देना है। अगर ऐसा लिखा हो तो, नहीं लिखा तो याद है प्रपोज डिविडेंड आपको हमेशा प्रीवियस ईयर का लेना है। इंटीरियम डिविडेंड आपको एक ही दे रखा होगा, उसी को पेड उसी को मेड लेके चलेंगे, तो वही जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, और ये आपका फाइनेंसिंग में माइनस होगा। फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स एसेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसमें पहला क्या कहते हैं, इफ एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन। आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दे रखा है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट्स टू अकाउंट में दे रखा होगा, प्लांट एंड मशीनरी ये 5 लाख का स्टार्टिंग में था, अब 9 लाख का हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको हम एक चीज़ और बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, कई बार इसको हम डेप्रिसिएशन रिजर्व भी बोलते हैं, सबका मतलब एक ही है बेटा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको दे रखा होगा लास्ट ईयर का 1 लाख, अब 2.5 लाख, ये 4 लाख हो गया, 6.5 लाख हो गया। ये वाली वैल्यू को बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू, लाइक कॉस्ट, ये नेट वैल्यू है। अब इसको कैसे ट्रीट करना है, इसमें एडजस्टमेंट कुछ नहीं दे रखी। अब इसमें चेंजिंग इन ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट इज ट्रीट परचेज या सेल, यानी अगर ग्रॉस वैल्यू की में जो चेंजिंग हो रही है, ग्रॉस वैल्यू में अगर बढ़ गया एसेट की वैल्यू, क्लोजिंग एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो मतलब परचेज, घट गई तो सेल। अब यहाँ पर जैसे दिख रहा है आपको पहले थी 5 लाख की, अब होगी 9 लाख की, तो यानी 4 लाख से एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, तो यानी हमने परचेज करी है प्लांट एंड मशीनरी। तो कौन सी एक्टिविटी जाएगा मेरा, ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और वो माइनस में। सेकेंड, उसके बाद जो चेंजिंग इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज ट्रीट एज डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर करंट ईयर। तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में चेंजिंग हो रही है
ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक, क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देंगे। किस नाम से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से। पहले था 1 लाख, अब हो गया 2.5 लाख, तो कितना बढ़ गया, 1.5 लाख। 1.5 लाख ऐड हो जाएगा। 1.5 लाख मेरा, इसका मतलब ये मेरा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, इस साल का डेप्रिसिएशन है। इस साल का डेप्रिसिएशन मैंने मेट किया है, क्लियर, ये इसमें ऐड हो जाएगा। अब इफ एडजस्टमेंट रखे तब क्या करेंगे, और एडजस्टमेंट दे रखी है, कह रहा है प्लांट मशीनरी जिसकी ग्रॉस वैल्यू 3 लाख, 5 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर का 90,000, करंट ईयर का 1.5 लाख, ये नेट वैल्यू आ गई 210, 350। एडजस्टमेंट कह रहा है एक पीस ऑफ मशीनरी है जिसकी कॉस्ट 50,000 है, ये एडजस्टमेंट दे रखी है आपको। ब्रैकेट में लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप, इस पर डेप लग चुका है 20,000 का, और ये हमने बेची 17,000 रुपये की। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक मशीन की कॉस्ट 50,000 की थी, उसमें एक्यूमुलेट डेप लगा 20,000, वो घटाने के बाद ये आगे 30,000 बुक वैल्यू, और इस बुक वैल्यू को हमने इस मशीन को कितने का बेचा, 17,000 का, तो हमको हो गया 13,000 का लॉस। क्लियर। सबसे पहले इसके अंदर बनाएंगे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये अकाउंट क्यों बनाएंगे, इस अकाउंट का पर्पस है करंट ईयर का डेप निकालना, कि इस साल कितना डेप लगा। ठीक, यहाँ पर आएगा ओपनिंग बैलेंस, जस्ट लाइक लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। फिर बता रहा हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन रिजर्व भी बोल सकते हैं, तो इसको आप इस नाम से बना सकते हो या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से बना सकते हो। तो यहाँ पर आएगा ओपनिंग बैलेंस ये 90,000, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस 1.5 लाख। और जब हम मशीन बेचते हैं, देखो एक्टिव डेप्रिसिएशन होता क्या है कि हम डेप्रिसिएशन को एक ही अकाउंट में इकट्ठा करते जाते हैं, और जब मशीन बेचने की बारी आती है तो वो डेप, जितना डेप उस मशीन पे लग चुका है वो इस अकाउंट से निकाल कर मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो मशीन बेची तो डेप कितना लग चुका है, 20,000, तो यहाँ डेबिट से, यानी यहाँ से निकले कहाँ जाएगा, मशीन अकाउंट में, तो डेबिट में आएगा टू मशीन के नाम से। ये साइड जोड़ोगे तो निकल आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो ये आ गया मेरा करंट ईयर का डेप। इसको जोड़ा 20,000 प्लस 1,50,000 हो गया 1,70,000, इसको यहाँ लिखा 90 माइनस किया 80,000, ये आ गया डेप्रिसिएशन अकाउंट करंट ईयर का बैलेंसिंग फिगर। और ये जाएगा मेरे कौन सी एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाएगा। तो इस अकाउंट का पर्पस क्या था, करंट ईयर का डेप निकालना। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें दूसरा अकाउंट बनेगा बेटा प्लांट एंड मशीन अकाउंट। ये हमको बनाना है ग्रॉस वैल्यू से। इसमें एसेट का रूल क्या होता है कि एसेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट। यहाँ पर आएगा टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस ग्रॉस वैल्यू 3 लाख रुपए। यहाँ पर है क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD। अब जो मशीन में बेची उस पर जितना डेप लगा वो वहाँ से, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल कर यहाँ पहुँचाएंगे बेटा। तो यहाँ पर आएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000। फिर जितने की मशीन बेची 17,000, और जितने का बेचने पे लॉस हुआ 13,000। लॉस हुआ तो इस तरफ आएगा और गेन हुआ तो इस तरफ आएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, एक तो जो मशीन बेच रहे हैं उस पर जितना डेप लग चुका है पुराने सालों का, जितने की मशीन बेची, जितने का बेचने पे लॉस हुआ। अब इन चारों को जोड़ेंगे, इसके जोड़ को यहाँ लिखेंगे टोटल को, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो निकल आएगा इस साल की परचेज, कि हमने इस साल मशीन कितनी परचेज करी है। क्लियर, ये परचेज हमारा जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सेम ऐसी ये जो सेल है ये भी जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और ये जो लॉस है ये लॉस, और अगर ये गेन आएगा, लॉस या गेन, ये जाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्लियर, तो ये लॉस जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये गेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, ये माइनस होता है ये प्लस होगा। ये परचेज और ये सेल जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, परचेज में पैसे जाएगा और सेल केस में पैसा आएगा। ये डेप कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स का है, ये पुराने साल का डेप्रिसिएशन है। कौन सी, जो मशीन बेच रहे हैं। कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन जो जाएगा वो जाएगा करंट ईयर का, जो भी हमने पिछले अकाउंट में निकाला था वो जाएगा उसके अंदर, ये डेप्रिसिएशन कहीं नहीं जाएगा। ठीक, तो ये ग्रॉस वैल्यू से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको मशीन अकाउंट नेट वैल्यू से बनाना पड़ सकता है। वो कब होगा, जब आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के ऊपर बैलेंस दे देगा और सीधा आपको नीचे एडजस्टमेंट क्या आएगा कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इतना है। ए पीस ऑफ मशीनरी जिसकी कॉस्ट इतनी है 50,000, जिसमें इतना डेप लगा वो इतने की बिक गई।
अब इस केस में पहली बात तो हमारे पास ऊपर एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन के बैलेंस ही नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर आपको करंट ईयर का डेप यानी इस साल का डेप एडजस्टमेंट में दे देगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कौन सी नेट वैल्यू है, तो हम इसको नेट वैल्यू से बनाएंगे। नेट वैल्यू में क्या होगा, यहाँ पर आएगा नेट वैल्यू का ओपनिंग बैलेंस, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस, और ये डेप की जगह यहाँ पर आएगा करंट ईयर का डेप जो एडजस्टमेंट में दे रखा होगा। जितने की बेची, लॉस, गेन और ये परचेज निकल आएगी। फ़र्क से ये होगा, ये इसमें नेट वैल्यू से आएंगी और यहाँ आएगा करंट ईयर का डेप, वो भी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से, क्योंकि उसमें ये अकाउंट तो बनेगा नहीं ना, तो डेप्रिसिएशन के नाम से आएगा करंट ईयर का डेप, जितने की बेची इतने का लॉस हुआ। कब, अगर आपको करंट ईयर का डेप एडजस्टमेंट में दे देगा तो उस केस में आपको नेट वैल्यू से अकाउंट बनाना है, अदरवाइज आपको ग्रॉस वैल्यू से बनाना है। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको कैश फ्लो में एडजस्टमेंट में आएंगे, आपको तंग करेंगे। ठीक, एक और होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बात भी करेगा। आपको डिबेंचर दे देगा कि डिबेंचर हमारे पास साल की स्टार्टिंग में 5 लाख के थे, अब हो गए 6 लाख के, इंटरेस्ट किस पे निकालें। इफ़ नो इन्फॉर्मेशन तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे ओपनिंग बैलेंस पे। हम प्रिज्यूम करेंगे कि जो नए डिबेंचर हमने इशू करे वो साल के एंड में इशू करे, तो बस एक एडजस्टमेंट ये होगी। बाकी 3 ट्रीटमेंट ये आते हैं जो मैंने आपको करा दी है। ठीक है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। बाय।